हेलो दोस्तों, बायो साइंस विथ एनके में आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। चलिए, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। हमने इस नल के नियम में बताया था कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती, वहाँ बताया था सरल माध्यम से विरल माध्यम। तो ये होता क्या चीज़ है? तो चलिए वन बाय वन करके इसको भी पढ़ लेते हैं। पढ़ा होगा क्या? सरल माध्यम, सरल माध्यम, सरल माध्यम। सरल माध्यम को कहा जाता है रेयरर मीडियम, मीडियम, ठीक ना, रेयरर मीडियम। और ये कौन सा था? सरल को ही क्या कह सकते हैं? विरल कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? इसी को आप लिख सकते, कह सकते हैं विरल माध्यम, सरल या विरल माध्यम, ठीक ना। और उसके बाद एक क्या होता है? सघन माध्यम, सघन माध्यम, माध्यम। सघन माध्यम को कहा जाता है आपका डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, मीडियम, ठीक है ना। हिंदी में ही लिख लेंगे तो चलेगा। अगर यहाँ विरल माध्यम लिखिएगा, इसका तो कम यूज होता है, ठीक है ना। विरल कहें या फिर क्या कहें, सरल माध्यम। ये क्या होता है? सघन माध्यम। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, जैसे अभी किसान लोग क्या करते हैं, अनाज बोते हैं। अनाज अगर बहुत पास पास जमता है तो उसको क्या बोलते हैं? बहुत ज़्यादा घन जम गया, मतलब पास होने पर घन कह देते। अगर कम जमता है तो क्या बोलते हैं? विरल बोलते हैं कि नहीं बोलते? कम जमे तो क्या बोला जाता है? विरल बोला जाता है। तो देखिए, विरल माध्यम किसे कहा जाता है? ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अत्यधिक होती है, उसे विरल माध्यम कहा जाता है, ठीक है ना। तो डिफिनेशन क्या लिखेंगे? ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है या तेज होती है, उसे विरल माध्यम कहा जाता है, ठीक। दूसरी हेडिंग क्या बनाएंगे? सघन माध्यम। सघन माध्यम किसे कहा जाता? कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है, उसे सघन माध्यम कहा जाता है, ठीक है ना। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है, उसे सघन माध्यम कहा जाता है, ठीक ना। तो यह हो गया विरल माध्यम। और कौन सा हो गया? सघन माध्यम। उसके बाद हमने आपको थोड़ा सा क्या बताया था? अपवर्तनांक के विषय में बताया था। अब एक पॉइंटेड पूछती है बेटा, इसको ध्यान दीजिएगा। आपके इसमें पूछता है सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक ना। ये पूछता है क्या? सापेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। और ये क्या पूछी जाती है? निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ध्यान दीजिए, मैं इसे नॉर्मली बता दे रहा हूँ, सापेक्ष और निरपेक्ष। पहले निरपेक्ष समझेंगे। निरपेक्ष में ध्यान दीजिएगा, जैसे माध्यम फर्स्ट हो गया और माध्यम क्या हो जाए? सेकेंड। यदि पहला माध्यम क्या हो? वायु हो, या वायु रहे या फिर क्या रहे? निर्वात रहे। पहला माध्यम क्या रहे? वायु रहे या निर्वात रहे। और दूसरा माध्यम क्या रहना चाहिए? जल हो जाए। जल को वाटर से दिखाते हैं, डब्लू से। कांच हो जाए, कांच सॉलिड होता है कि नहीं होता? तो ग्लास से दिखा सकते हैं, ठीक ना। अगर पहला माध्यम वायु रहे, दूसरा माध्यम क्या रहे? जल रहे, तब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर जाती है, ठीक है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर यह जाती है, तो इसको क्या कहा जाएगा? कैसे इसको प्रदर्शित किया जाएगा? एयर के सापेक्ष किसका? जल का अपवर्तनांक, यानी वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक? जल का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, या फिर वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। यानी देखिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा किसे जाता है? यदि पहला माध्यम वायु या निर्वात हो तथा दूसरा माध्यम जल या कांच हो, तो यह एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। यानी बस इतना समझेंगे, पहला माध्यम वायु हो, दूसरा माध्यम क्या हो? जल या कांच होता है। हमेशा पहला माध्यम क्या होना चाहिए? वायु या निर्वात। उसके बाद दूसरा माध्यम कांच या जल होगा, तो इसको क्या कहा जाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है? सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहा जाता है? यदि पहला माध्यम वायु न रहे, निर्वात न रहे, दूसरा कोई हो जाए ना। पहला माध्यम मान लेते हैं वायु के स्थान पर दूसरा कुछ हो जाए, जल या कांच हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा माध्यम कुछ भी रहे, जल रहे, जल जल के साथ जल नहीं लगेंगे, तब तो एक ही मीडियम हो गई। जल के साथ जल भी तो लेंगे, लेकिन कांच के साथ जल ले सकते हैं। उसके बाद कांच ले सकते हैं,
वायु ले सकते हैं। कब लेंगे, कंडीशन सुनिए, कांच के साथ कांच नहीं ले सकते। उसके पीछे रीजन सुनिएगा, क्योंकि एक ही माध्यम हो जाएगी। जल के साथ जल नहीं लेंगे, ठीक है ना। कांच के साथ वायु ले सकते हैं, कांच के साथ जल ले सकते हैं, जल के साथ कांच ले सकते हैं, जल के साथ वायु ले सकते हैं। अब यदि पहला माध्यम वायु के स्थान पर अन्य कोई होता है और दूसरा माध्यम ना जल वायु कांच हो, तो इसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहा जाता है, सापेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। जैसे कहा जाएगा प्रदर्शित करने के लिए, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक ना कैसे लिखा जाएगा, तो क्या लिखेंगे, जल के सापेक्ष किसका लिखना, वायु का, यानी जल को किससे दिखाते हैं, वाटर को, वाटर के सापेक्ष किसका, एयर का अपवर्तनांक, इस तरह लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, जल के सापेक्ष कांच का, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, ठीक ना। इसको कैसे लिखेंगे, जल के सापेक्ष कांच का, यानी WN और क्या लिखेंगे ए, कांच मतलब ग्लास हो जाएगा जी, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो यह हो गया सापेक्ष और निरपेक्ष। निरपेक्ष में ध्यान देंगे, पहला माध्यम हमेशा क्या होगा, निर्वात होगा, दूसरा कोई अन्य माध्यम होगा। लेकिन सापेक्ष में क्या होगा, पहला माध्यम कोई ग्लास मतलब क्या कहते हैं, द्रव रहे, सॉलिड रहे, निर्वात नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरा अन्य कोई माध्यम होता है तो उसे क्या कहा जाता है, सापेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। चलिए यह तो हो गया। अब एक चीज ध्यान देंगे, अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में कुछ संबंध होता है, उस पर सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अगली हेडिंग बनाएंगे आप क्या, अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध, ठीक है। हेडिंग आप क्या बनाएंगे, अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध, प्रकाश की चाल में संबंध, ठीक है ना। अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध। अब कैसे इसको दिखाएंगे, देखिए अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध होता क्या है, n = होता है क्या चीज, C/V, ठीक ना। अब यह है क्या, जहां ये n क्या है, अपवर्तनांक दिखाएगा, अपवर्तनांक। उसके बाद C क्या बताएगा, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। माध्यम में क्या कहे, यहाँ क्या लिखेंगे, वायु में लिख लीजिएगा, वायु में प्रकाश की चाल। उसके बाद भी क्या दिखाएगा, माध्यम में प्रकाश की चाल, यहाँ हो जाएगी, इसको वायु कर देना है, वायु में प्रकाश की चाल। ये भी दिखाएगा किसमें, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, ठीक है ना। तो उसमें दिया रहेगा, सवाल कैसे पूछता है कि देगा कि जल में प्रकाश की चाल इतना है, कांच में प्रकाश की चाल इतना है, तो इसका अपवर्तनांक निकालिए, ठीक है ना। तो आपको करना क्या होगा, C मतलब क्या हो गया, वायु में प्रकाश की चाल, इसका मान रखेंगे। उसके बाद माध्यम में प्रकाश की चाल यानी V का मान रखकर दोनों का भाग दे देंगे, तो क्या किसका मान निकल आएगा, अपवर्तनांक का, ठीक है ना। तो कभी कभी पूछता अपवर्तनांक दिया रहेगा, देगा कि किसी जल के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक 1/2 है या 0.5 है या 5 है, ऐसे कर देता, तो कहेगा कि माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो आप एक चीज ध्यान देंगे, वायु में प्रकाश की चाल हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इसको याद करना होगा आपको, कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो इतना है अपवर्तनांक वाला, और भी जो चीजें होंगी आप ध्यान दे दीजिएगा, ठीक ना, बुक से। उसके बाद फिर अब हम इस टॉपिक्स के बाद क्या करेंगे, आपको लेंस बताएंगे कि लेंस क्या होता है, गोली लेंस पढ़ना है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस पढ़ना है। इतना लिखने के बाद तब फिर आगे मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।